नमस्कार, मैं मिलन पटेल रजिस्टर फार्मासिस्ट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको ब्लड इन्फेक्शन यानी कि जब भी खून में संक्रमण होता है तो उसे किस प्रकार से ठीक किया जाता है, उसका किस प्रकार से इलाज होता है, किस प्रकार से हम उसे रोक सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। खून में संक्रमण यानी कि ब्लड इन्फेक्शन को सेप्सिस कहा जाता है। जब भी हमारी ब्लड स्ट्रीम में कोई हार्मफुल पैथोजन जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट इत्यादि एंटर होते हैं तो ऐसे में ब्लड इन्फेक्शन की स्थिति सामने आती है। जब भी ब्लड इन्फेक्शन यानी कि खून में संक्रमण की स्थिति हो तो तुरंत ही मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। अगर इस स्थिति को हम नजरअंदाज करते हैं, अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं तो इन फ्यूचर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। तो आइए बात करते हैं किस प्रकार से ब्लड इन्फेक्शन की स्थिति का हम इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, मतलब कि अस्पताल में किस प्रकार से इलाज किया जाता है। देखिए, जब भी आपको बुखार, ठंड, कंपन महसूस होना, थकान होना, कमजोरी होना, दस्त हो जाना, उल्टी जैसा लगना, सांस लेने में दिक्कत होना इत्यादि कोई भी अनयूजुअल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि कोई गड़बड़ी है। ऐसे में आपको अपने नजदीकी जो भी अस्पताल है या फिर कोई भी डॉक्टर का क्लिनिक है उसे संपर्क करना है। जब भी आप अस्पताल में जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। आपके जो भी वाइटल्स, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपका पल्स रेट कितना है, टेम्परेचर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड शुगर लेवल कितना है, ये सब कुछ, ऑक्सीजन लेवल कितना है, सैचुरेशन कितना है, सब कुछ चीज़ आपकी मेजर की जाती है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है। उसके बाद ब्लड लिया जाता है रिपोर्ट करवाने के लिए कि किस प्रकार का संक्रमण होता है और इस प्रकार से आगे ट्रीटमेंट की जाती है। तो वहां पर किस प्रकार से ट्रीटमेंट होती है वन बाय वन हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला होता है इंट्रावेनस एंटीबायोटिक, जिसे हम आईवी एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं। देखिए, जैसे ही पता चलता है कि जो संक्रमण हुआ है वो बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, हालांकि सेप्सिस के पीछे सबसे ज्यादा अगर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है तो वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे ही पता चलता है कि बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है तो इंट्रावेनस रूट, आईवी रूट के जरिए एंटीबायोटिक्स आपके शरीर में दाखिल की जाती है। जैसे जैसे आगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पता चलता है और सीवियरिटी कितनी है उसके बारे में पता चलता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है, जो उसका डोज है, उसे एडजस्ट किया जाता है। अगर मालूम होता है कि वायरसेस की वजह से है तो एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती है। पता चलता है कि पैरासाइट है, फॉर एग्जांपल मलेरियल पैरासाइट है, उसकी वजह से सेप्सिस की परेशानी है, ब्लड संक्रमण, ब्लड इन्फेक्शन हुआ है, तो ऐसे में उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट की जाती है। अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से है तो अकॉर्डिंगली उस प्रकार से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। नेक्स्ट है इंट्रावेनस फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं आईवी फ्लूइड्स। देखिए, जब भी कोई ऐसा संक्रमण होता है, सेप्सिस होता है, ब्लड इन्फेक्शन होता है, ऐसे में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना काफ़ी जरूरी होता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा कम हो सकता है। तो ऐसे में आईवी फ्लूइड्स दिया जाता है ताकि आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से मेंटेन हो। नेक्स्ट है वाजोप्रेसरर्स। आईवी फ्लूइड देने के बाद भी अगर आपका ब्लड प्रेशर अच्छे से मेंटेन नहीं रह पाता है, गिरता ही चला जाता है, तो ऐसे में वाजोप्रेसरर्स मेडिसिन दी जाती है, जिसकी मदद से जो भी ब्लड वेजल्स होती है वो सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वापस से नॉर्मल जो मेंटेन होना चाहिए उस स्थिति में चला आता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरापी। देखिए, जब भी संक्रमण बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है, जैसे कि कोविड-19 में था, वायरल इन्फेक्शन था लेकिन बहुत ही सीरियस था, सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, तो ऐसे केसेस में मैकेनिकल वेंटिलेशन के जरिए ऑक्सीजन थेरापी दी जाती है ताकि आपके शरीर में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो, आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो और सभी जो भी वाइटल ऑर्गन्स है उसे अच्छे से ऑक्सीजन और ब्लड मिलता रहे, ताकि जो भी सिस्टम है आपकी, जो भी आपके शरीर के फंक्शंस है वो नॉर्मली काम कर सके। नेक्स्ट है डायलिसिस। देखिए, जो भी पेशेंट अस्पताल में आता है, अगर मालूम होता है कि वह पेशेंट किडनी का रोगी है, किडनी का मरीज है, या फिर किडनी फेलियर की स्थिति है, अगर ऐसा मालूम होता है कि सीरियस सेप्सिस यानी कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन की वजह से किडनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट हुई है, किडनी फेल हो चुकी है, तो ऐसे में डायलिसिस करना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए, हमारी बॉडी हर वक्त वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा करती रहती है, जिसे यूरिन के जरिए बाहर निकलना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो डायलिसिस में क्या होता है, किडनी काम नहीं करती, तो फिर डायलिसिस के जरिए जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है शरीर में वो बाहर निकाली जाती है ताकि कोई दूसरी प्रॉब्लम ना हो। नंबर 2 है मॉनिटरिंग एंड सपोर्टिव केयर। इलाज के बाद अगर मॉनिटरिंग और सपोर्टिव केयर अच्छे से होता है, अगर मॉनिटरिंग अच्छे से हो रही है, अगर सपोर्टिव केयर अच्छे से हो रही है, तो ऐसे में जो मरीज है उसकी तबीयत में सुधार भी तेजी से होगा, रिकवरी अच्छे से आएगी। उसमें सबसे पहले ध्यान में रखने की बात है
जो वाइटल पैरामीटर्स होते हैं। इलाज के बाद जब भी मरीज हॉस्पिटलाइज होता है, बेड पर होता है, तो ऐसे में उसके वाइटल जो भी पैरामीटर्स है, जैसे कि पल्स रेट, टेम्परेचर, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी कि SpO2, उसका कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना काफ़ी ज़रूरी होता है, ताकि पता चल पाए कि जो भी मरीज़ है उसकी जो हेल्थ है वो स्टेबल है। उसके बाद अगर कुछ केसेस में अगर मरीज को हम खाना नहीं दे पाते हो, कोई भी लिक्विड हम नहीं दे पाते हैं, ऐसे ही मुंह के जरिए नहीं दे पाते हैं, तो फिर IV फ्लूइड के जरिए जो भी आवश्यक जो भी पोषक तत्व है वो देना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये इस प्रकार से सपोर्टिव केयर होती है। इसके अलावा जिस प्रकार से डॉक्टर ने दवाई दी है, जिस प्रकार से जो भी सूचनाएं दी है, उसका पालन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, अच्छे से मरीज दवाई ले रहा है कि नहीं, उसका मॉनिटरिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर उस मरीज़ को कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर उसको सपोर्ट करना, किस प्रकार से दवाई लेना है, किस प्रकार से हाइजीन का ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, सब कुछ चीज़ सपोर्टिव केयर और मॉनिटरिंग के अंतर्गत होती है। नंबर 3 है रिकवरी एंड फॉलोअप केयर। देखिए, इलाज अच्छे से हो गया, मॉनिटरिंग भी अच्छे से हो गई, सपोर्टिव केयर भी अच्छे से दे दिया। अब बारी आती है रिकवरी फेज की, कि जो मरीज़ है उसकी तबीयत किस प्रकार से सुधर रही है, कितनी तेज़ी से रिकवरी आ रही है। देखिए, अगर नॉर्मल इन्फेक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में जो रिकवरी है वो जल्दी से आ जाती है। मॉडरेट केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इतनी भी केयर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर सीरियस इन्फेक्शन होता है, सीवियर केस होता है, तो उसमें रिकवरी बहुत ही लंबे समय के बाद आती है। तो उसमें इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव केयर की ज़रूरत होती है, फॉलोअप केयर की ज़रूरत होती है। ऐसे में क्या होता है कि जो सीरियस इन्फेक्शन वाले मरीज होते हैं, जो सीवियर केसेस होते हैं, तो उनकी जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उसे वापस से नॉर्मल करने के लिए जो हाथ पैर का जो मूवमेंट होता है, जो शरीर की स्ट्रेंथ होती है, उसे नॉर्मल करने के लिए फिजिकल थेरापी की ज़रूरत रहती है। तो उसे इस प्रकार से प्रॉपर फिजिकल थेरापी दी जाती है। कुछ केसेस में क्या होता है कि मरीज सब कुछ दिमाग पर ले लेता है, मन में डर बैठ जाता है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पर जाओगे, वापस से इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा। फैमिली की चिंता होती है, मेरी वजह से मेरी फैमिली को तकलीफ हो रही है, मेरी फैमिली में किसी को इन्फेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। तो ऐसे मरीजों को फिजिकल थेरापी के साथ साथ मेंटल थेरापी भी देनी काफ़ी ज़रूरी होती है, उतनी ही ज़रूरी होती है, ताकि एक बार अगर दिमाग स्टेबल हो जाता है, मेंटल जो स्थिति होती है वो स्टेबल हो जाती है, तो रिकवरी और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। देखिए, कुछ केसेस में पोस्ट सेप्सिस सिंड्रोम की परेशानी होती है, समस्या होती है, या फिर रिकरिंग इन्फेक्शन, वापस से इन्फेक्शन लगने की स्थिति होती है। तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग और लॉन्ग टर्म फॉलोअप केयर की भी जरूरत होती है। नंबर 4 है प्रिवेंशन। देखिए, आयुर्वेदा में कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कि कोई भी मेडिकल कंडीशन है, अगर उसे रोका जा सकता है तो क्यों ना हम हमारा समय, हमारी ताकत उस रोग की, उस मेडिकल कंडीशन के प्रिवेंशन में लगाए, ना कि रोग होने के बाद, मेडिकल कंडीशन होने के बाद उसके इलाज में। तो इस प्रकार से अगर कोई भी प्रकार का संक्रमण है, ब्लड इन्फेक्शन है, उसे रोकने के लिए आपको कुछ ठोस कदम उठाने होते हैं। तो वो कौन कौन से स्टेप्स है उसके बारे में भी जानते हैं। नंबर 1 है गुड हाइजीन। अगर आप अपने हाइजीन का ध्यान रखते हो, अपने घर पर हाइजीन बनाए रखते हो, अपने शरीर का हाइजीन बनाए रखते हो, अपने क्लोथ्स का हाइजीन बनाए रखते हो, अपने आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है उसमें आप हाइजीन रखते हो, तो ऐसे में संक्रमण होने की जो संभावनाएं होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। देखिए, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होती है। नंबर 1 है उसमें रेगुलर हैंड वॉश। अगर आप घर पर ही हो, 24 घंटे घर पर हो, लेकिन फिर भी आपको रेगुलर बेसिस पर हैंड वॉश करने हैं। खास करके जब भी आप बाहर से घर पर आते हो तो साबुन की मदद से, हैंड वॉश की मदद से आपको अपने हाथ साफ करने हैं। उसके बाद ही आपको कोई चीज़ को छूना है। हो सके तो आपको समय समय पर अपने हाथ को सैनिटाइज भी करते रहना है। दूसरी चीज़ होती है प्रॉपर वाउंड केयर। देखिए, जब भी आपको चोट लगती है, जब भी आपको इंजरी होती है, घाव होता है, तो उसकी केयर करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपके घाव के जरिए आपके ब्लड स्ट्रीम में कोई हार्मफुल पैथोजन एंटर हो जाते हैं तो फिर ब्लड इन्फेक्शन की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद आता है पेस्ट कंट्रोल। अगर आपके घर के आसपास थोड़ी गंदगी है, वहाँ पर जीव जंतु है, कीटे हैं, तो उसका पेस्ट कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपके घर के आसपास बहुत ही ज़्यादा मच्छर है तो उससे किस प्रकार से बचा जाए, उसके जो भी स्टेप्स हैं, उसकी जो भी प्रोसेस है, उसे फॉलो करना चाहिए ताकि मलेरिया, डेंगू जैसे रोग आपको ना हो। तो इस प्रकार से अपने हाइजीन को अच्छा रखकर आप ब्लड इन्फेक्शन होने की जो संभावना है उसे कम कर सकते हो। नंबर 2 है इंक्रीज इम्यूनिटी। आपको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है।
देखिए कई सारे लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का सहारा लेते हैं, अपने डाइट को अच्छा रखते हैं, अपने हाइजीन को अच्छा रखते हैं। अगर आप अपने हाइजीन को अच्छा रखोगे, डाइट को अच्छा रखोगे, या फिर कोई भी ऐसे सप्लीमेंट्स लोगे जो अप्रूव्ड है, डॉक्टर से बात करके ही लेना है, बिना डॉक्टर की एडवाइस कोई भी कभी भी कोई चीज़ को अपने आहार में शामिल नहीं करना है, या फिर कोई भी सप्लीमेंट नहीं लेना है। इस प्रकार से आप अपनी इम्यूनिटी को अगर अच्छी रखते हो तो फिर संक्रमण होने की जो भी खतरे हैं, जो भी संभावना है, वो भी कम हो जाती है। नंबर 3 है वैक्सीनेशन। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने पर बीमार होते हैं, जिसे हम कहते हैं सीजनल डिजीज। जैसे ही मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती है, सीजनल बीमारियां होने लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल से इन्फेक्शन होने पर भी उसे अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे में अपनी इम्यूनिटी तो आप बढ़ाने की कोशिश कर ही रहे हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आप अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा पाते हो, आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज इंडिविजुअल हो, कोई भी मेडिकल कंडीशन के चलते आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, कोई भी मेडिसिन आप ऐसी ले रहे हो, ऐसी आपको लेनी पड़ रही है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है, तो उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसे दूर करने के लिए आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अपने डॉक्टर से बात करके, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करके समय समय पर फ्लू वैक्सीनेशन, न्यूमोनिया की वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, ताकि बार बार आप बीमार ना हो, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार बीमार होना, बार बार संक्रमण लगना। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन करके भी आप संक्रमण की स्थिति को, खास करके ब्लड इन्फेक्शन की स्थिति को कम कर सकते हो, रोक सकते हो। नंबर 4 है प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको संक्रमण हुआ है, आपको तुरंत ही उसका इलाज शुरू करवाना है। पता कैसे चलेगा संक्रमण हुआ है? सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे कि बुखार आना, ठंड लगना, कंपन होना, उल्टी होना, दस्त हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो अनयूजुअल है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे केसेस में तुरंत ही अपने नज़दीकी अस्पताल का संपर्क करना है, नज़दीकी जो भी डॉक्टर है, उसके क्लिनिक है, उसका संपर्क करना है, और जितनी जल्दी हो सके संक्रमण का इलाज स्टार्ट करवाना है। अगर आप ऐसा करते हो, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करते हो, तो फिर समय रहते रिकवरी हो जाती है, आप ठीक हो जाते हो। लेकिन अगर उसे आप नज़रअंदाज करते हो, ऐसा सोचते हो कि भाई ये तो मैंने ज़्यादा काम कर लिया इसलिए है, या फिर वो मौसम बदला उसकी वजह से, आप ध्यान नहीं देते हो, अगर सीवियर केस हो गया तो फिर रिकवरी में और ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यह थी जानकारी ब्लड इन्फेक्शन यानी कि खून में संक्रमण होने की स्थिति का इलाज किस तरह से होता है, किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं, उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। कमेंट में अनकंफर्टेबल है तो डायरेक्टली मुझे मेल करिए qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।